2008 में स्टार्ट हुई एक क्रिकेट लीग जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट की तस्वीर बदल के रख दी। 2008 में जिसकी वैल्यूएशन सिर्फ 4,800 करोड़ के आसपास थी, आज के डेट में उसकी वैल्यूएशन लगभग 1,04,664 करोड़ के आसपास है। आज के डेट में ऑलमोस्ट सारी ही क्रिकेटिंग कंट्रीज के अपने अपने लीग्स हैं और मजे की बात यह है कि इन सारे लीग्स के वैल्यूएशन को अगर मिला दिया जाए तब भी ये आईपीएल के आसपास भी नहीं फटकती। लीग की बात छोड़िए, अब अगर हम बात करें आईपीएल के सबसे लो वैल्यूएशन वाली टीम की, जो कि 520 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स है, तो इस टीम की वैल्यूएशन भी दुनिया के कई क्रिकेटिंग लीग्स के टोटल वैल्यूएशन से ज्यादा है। अब अगर हम बात करें आईपीएल के सबसे हाई वैल्यूएशन वाली टीम की, जो कि 1055 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ चेन्नई सुपर किंग्स है, तो वर्ल्ड की कोई भी दूसरी क्रिकेटिंग लीग वैल्यूएशन के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने टिकती नजर नहीं आती। इसका मतलब आईपीएल की एक टीम दूसरे देश में हो रहे एक क्रिकेटिंग लीग के बराबर है। अगर हम आईपीएल को इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंडियन पैसा लीग बोले तो ये गलत नहीं होगा। आईपीएल ट्रॉफी जो भी टीम्स जीतती है उनको प्राइज मनी के तौर पे 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, वहीं रनर अप को 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर हम इस प्राइज मनी को फ्रेंचाइजियों द्वारा टीम को खरीदने के लिए दिए गए पैसों से कंपेयर करें तो प्राइज मनी कहीं टिकती नजर नहीं आती। 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने टीम्स को खरीदने के लिए सबसे कम पैसे 268 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि उन्हें 10 सालों में चुकाना था। मतलब वो एनुअली बीसीसीआई को 26.8 करोड़ रुपए पे कर रहे थे। इवन ये रकम भी चैंपियंस टीम की प्राइज मनी से ज्यादा है। और अभी तो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने टीम्स को एक्वायर करने के लिए 5,625 करोड़ और 7,090 करोड़ खर्च किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये टीम्स इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद ये पैसे रिकवर कैसे करेंगी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे आईपीएल के बिजनेस मॉडल का फुल ब्रेकडाउन। पैसा आता कहां से है, कैसे बांटा जाता है, हर एक टीम ने कितना इन्वेस्ट किया और कितना कमाया, और हर एक छोटे छोटे डिटेल्स। अगर आप भी एक आईपीएल लवर है तो ये वीडियो आपके लिए डबल धमाका है। वीडियो को अंत तक देखें, इसमें आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आईपीएल में मेनली 4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। पहले नंबर पे आती है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई इस लीग की मालिक है और आईपीएल को ऑर्गेनाइज करवाती है। ये टूर्नामेंट के सभी रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, शेड्यूल तय करते हैं और हर तरीके के फाइनेंशियल डील्स को मैनेज करते हैं। दूसरे नंबर पे आती है टीम फ्रेंचाइजी। टीम फ्रेंचाइजी बेसिकली वो है जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और मैचेस खेलते हैं। हर टीम किसी ना किसी बड़ी कंपनी या बिजनेस टाइप उनकी संपत्ति होती है। तीसरे नंबर पे आती है ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां, जो हमें टीवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैचेस दिखाती हैं, जैसे सोनी, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जियो सिनेमा। चौथे नंबर पे आते हैं स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स बेसिकली वो ब्रांड है जो थ्रू आउट द आईपीएल सीजन अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। कंपनियां आईपीएल से जुड़कर अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग कर पाती है। तो आइए एक बार आईपीएल के बिजनेस मॉडल को थोड़ा बेसिक वे में समझते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक साइड में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग कमाई के सोर्सेस हैं। अब इन कमाई के सोर्सेस में किसको कितना हिस्सा जाएगा, जरा उसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंचाइज ऑक्शंस की। इसमें सभी फ्रेंचाइज के ओनर्स टीम्स के लिए बोली लगाते हैं और उन्हें एक तय किए गए रकम में खरीद लेते हैं। उन्हें ये पैसे 10 सालों में इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में भरना होता है। ये सारे पैसे सीधे बीसीसीआई के खाते में जाते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल पूल। सेंट्रल पूल में ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट होल्डर्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्स आते हैं। मीडिया राइट होल्डर्स बेसिकली वो हैं जो आपको टीवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैचेस दिखाते हैं, जैसे स्टार स्पोर्ट्स, जियो सिनेमा, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार। वहीं सेंट्रल स्पॉन्सर्स वो हैं जो डायरेक्ट आईपीएल को स्पॉन्सर करते हैं ताकि उनका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच पाए, जैसे टाटा, क्रेड, स्विगी। मीडिया राइट होल्डर्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्स को मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए एक अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है, जिसका 50% तो डायरेक्ट बीसीसीआई को जाता है, बाकी बचे 50% को सारे टीम फ्रेंचाइजियों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज टीम स्पॉन्सरशिप। ये वैसे स्पॉन्सर्स होते हैं जो सीधा टीम को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे आपने टीम की जर्सी पे बहुत सारे ब्रांड्स के लोगो देखे होंगे। इसके अलावा आपने स्टेडियम में भी बहुत सारे ब्रांड्स के बैनर्स और पोस्टर्स देखे होंगे। ब्रांड्स इसके लिए अच्छे खासे पैसे चुकाते हैं जो सीधा टीम फ्रेंचाइजी के खाते में जाती है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू जनरेटेड बाय टिकट सेल्स। हर मैच को देखने के लिए हजारों दर्शक स्टेडियम जाते हैं, जिसके लिए वो टिकट्स खरीदते हैं। इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। हर एक टीम का अपना होम ग्राउंड है, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स का ईडन गार्डन्स, मुंबई इंडियंस का वानखेड़े। इन ग्राउंड्स में जो भी मैचेज होती है, उन मैचेज में टिकट सेल्स के थ्रू जनरेटेड रेवेन्यू का 80% हिस्सा सीधे होम टीम को जाता है, बाकी बचा 20% हिस्सा बीसीसीआई को जाता है। नेक्स्ट इज मर्चेंडाइज सेल्स, जैसे टी शर्ट्स, कैप्स, की रिंग्स, कप्स, हेडफोन्स।
ये फ्रेंचाइजी के थ्रू ही सेल होती है और इससे जनरेटेड रेवेन्यू भी टीम फ्रेंचाइजी को ही जाती है। एंड द लास्ट वन इज एडवर्टीजमेंट। आपने हर मैच में ओवर्स के बीच, विकेट्स गिरने के बाद, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बीच बहुत सारे एड्स देखे होंगे। इन एडवर्टीजमेंट स्लॉट्स के लिए ब्रांड्स अच्छे खासे पैसे खर्च करती हैं और ये सारे पैसे मीडिया राइट होल्डर के खाते में जाती है। अब अगर हम इसे समराइज करें तो जहां बीसीसीआई को सिर्फ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं उन्हें मीडिया राइट्स होल्डर, स्पॉन्सर्स और टीम फ्रेंचाइजी से भर भर के पैसे मिल रहे हैं। अब अगर हम टीम फ्रेंचाइजी की बात करें तो उन्हें टीम्स को खरीदने के लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है। इसके अलावा हर सीजन उन्हें टीम्स को मैनेज करने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन वो सेंट्रल पूल के रेवेन्यू में शेयर, टीम स्पॉन्सर्स, मर्चेंडाइज सेल्स और टिकट सेल्स से अच्छा खासा कमाते भी हैं। इन द सेम वे मीडिया राइट होल्डर्स भी मीडिया राइट्स के लिए एक तगड़ी रकम चुकाते हैं, लेकिन अगेन वो एडवर्टीजमेंट्स और स्पॉन्सरशिप से हर सीजन अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। एंड इन द लास्ट अगर हम ब्रांड स्पॉन्सर्स की बात करें तो उन्हें भी इन डील्स के लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है, लेकिन इसके बदले उन्हें अच्छा खासा ब्रांड प्रमोशन और ऑडियंस रीच भी मिलता है। इनमें से सबसे बड़ी मछली है बीसीसीआई, जो आईपीएल से हर साल अरबों का मुनाफा कमाती है। बीसीसीआई को ना कोई मैच खेलना पड़ता और ना ही कोई विकेट लेना होता है, लेकिन फिर भी वो हर साल आईपीएल से हजारों करोड़ कमाते हैं। तो आइए देखते हैं कि बीसीसीआई के ऊपर इतना पैसा बरस कहां से रहा। बीसीसीआई के मेजरली 3 बड़े इनकम सोर्स हैं: मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप एंड टीम फ्रेंचाइजी। सबसे पहले हम मीडिया राइट्स के बारे में बात करते हैं। आईपीएल के सबसे बड़े कमाई का सोर्स मीडिया राइट्स ही हैं। 2008 से 2017 के बीच ये राइट्स सोनी के पास थी। उस समय किसी को नहीं पता था कि आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, इसलिए ये डील सोनी को काफी सस्ते में मिल गई। सोनी ने इस 10 साल के डील के लिए सिर्फ 8,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया। 2018 से 2022 के बीच ये राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास चली गई। इस समय तक आईपीएल एक बड़ा ब्रांड बन चुका था, जिसकी वजह से डिज्नी को इस 5 साल के डील के लिए 16,347 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। 2022 तक डिजिटल और टीवी राइट्स एक साथ बेचे गए थे, लेकिन बीसीसीआई ने यहां पे भी चालाकी दिखाई। 2023 से 2027 के डिजिटल और टीवी राइट्स को अलग अलग बेचा, जिससे इसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई। टीवी राइट्स को डिज्नी के अंडर आने वाले स्टार स्पोर्ट्स ने 23,575 करोड़ में खरीदा है। डिजिटल राइट्स को जियो सिनेमा से एसोसिएटेड वाइकोम 18 ने 20,500 करोड़ में खरीदा है। ओवरसीज मैचेज के राइट 1,324 करोड़ में टाइम्स इंटरनेट को गए हैं। वहीं नॉन एक्सक्लूसिव मैचेज के राइट्स अगेन वाइकोम 18 ने 3,258 करोड़ में खरीदा है। अगर इसे जोड़ा जाए तो इस 5 साल के डील के लिए बीसीसीआई को 48,390 करोड़ रुपए मिले हैं। इस डील ने आईपीएल को पूरे वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट वैल्यूड स्पोर्टिंग लीग बना दिया है। आईपीएल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ दिया है और अब बस नेशनल फुटबॉल लीग से पीछे है। ब्रॉडकास्टिंग डील से आए पैसों का 50% सीधा बीसीसीआई के खाते में जाता है और बाकी बचे 50% को सारे टीम फ्रेंचाइजियों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसका मतलब बीसीसीआई सिर्फ मीडिया राइट्स के थ्रू 2008 से 2017 के बीच 4,100 करोड़ बनाए, 2018 से 2022 के बीच 8,173 करोड़ बनाए और 2023 से 2027 के बीच 24,195 करोड़ बनाएगा। मीडिया राइट्स के बाद बीसीसीआई का जो दूसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है वो है स्पॉन्सरशिप। आईपीएल में स्पॉन्सरशिप कई लेवल पर होते हैं, जैसे टाइटल स्पॉन्सर्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्स, ऑफिशियल पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर्स। इनमें सबसे ज्यादा पैसे टाइटल स्पॉन्सर से आते हैं। टाइटल स्पॉन्सर मतलब वो कंपनी जो सबसे ज्यादा पैसे देती है और बदले में पूरे आईपीएल का नाम अपने ब्रांड के साथ जोड़ लेती है। 2008 से 2012 में डीएलएफ ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया था, इसलिए नाम था डीएलएफ आईपीएल। 2013 से 2015 में पेप्सी आया तो नाम हो गया पेप्सी आईपीएल। अभी टाटा टाइटल स्पॉन्सर है, इसलिए इसे टाटा आईपीएल कहा जाता है। मैंने स्क्रीन पे 2008 से लेकर 2027 तक के आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर और उन्होंने इसके लिए एनुअली कितने पैसे खर्चे उसकी लिस्ट दे रखी है, आप उसे देख सकते हो। जहां 2008 से 2012 तक डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर था और उन्होंने इस 5 साल के डील के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, वहीं 2023 से 2027 के बीच टाटा टाइटल स्पॉन्सर है और उन्होंने इस 5 साल के डील के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्चे हैं। मतलब 2008 में बीसीसीआई को टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए जितना 5 सालों में मिल रहा था, उसका 12 टाइम्स बीसीसीआई आज के डेट में एक साल में कमा रही है। अभी तक बीसीसीआई सिर्फ टाइटल स्पॉन्सरशिप से 5,349 करोड़ रुपए कमा चुकी है। बीसीसीआई सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर से ही नहीं कमाता बल्कि सेंट्रल स्पॉन्सर से भी कमाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्स भी बीसीसीआई को अच्छे खासे पैसे देते हैं और इसके बदले में इन कंपनियों को एडवर्टीजमेंट का बड़ा एक्सपोजर मिलता है। मैंने अगेन स्क्रीन पे कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्स और इसके लिए उनके द्वारा खर्च किए गए पैसों की लिस्ट दे रखी है, आप उसे देख सकते हो। सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से भी बीसीसीआई हर साल 600 से 700 करोड़ रुपए कमाती है।
स्पॉन्सरशिप डील से आए पैसों में भी 50% सीधा बीसीसीआई के खाते में जाता है और बाकी बचे 50% को सभी टीमों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंचाइजीज ने भी बीसीसीआई को टीम्स को एक्वायर करने के लिए अच्छे खासे पैसे दिए हैं। ये फ्रेंचाइजीज ये पैसे 10 सालों में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बीसीसीआई को पे किए हैं। मैंने स्क्रीन पे एक लिस्ट दे रखी है जिसमें आप देख सकते हो कि कौन से फ्रेंचाइजीज ने टीम्स को एक्वायर करने के लिए कितने पैसे पे किए हैं। आप इस लिस्ट में देख सकते हो जहां 2008 में सबसे ज्यादा पैसा मुंबई इंडियंस ने 447 करोड़ 10 सालों के ड्यूरेशन में बीसीसीआई को पे किया। वहीं अभी हाल ही में शामिल हुई टीम्स लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस उस सेम डील के लिए 7,090 करोड़ और 5,625 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं। मतलब मुंबई इंडियंस ने 10 सालों के लिए उस समय जितने पैसे पे किए थे उससे ज्यादा अभी के टाइम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस एक साल में पे कर रहे हैं। ये तो बात हुई बीसीसीआई द्वारा जनरेटेड रेवेन्यू की। अब हम थोड़ा बात करते हैं टीम फ्रेंचाइजी की। इनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम एक नजर डालते हैं कि अभी तक इनकी कौन से सोर्सेस से कितनी कमाई हुई है। जो भी टीम आईपीएल जीतती है उन्हें बीसीसीआई की तरफ से प्राइज मनी के रूप में एक मोटी रकम दी जाती है। जैसे चैंपियन टीम की प्राइज मनी 20 करोड़ रुपए है, वहीं रनर अप टीम की प्राइज मनी 12.5 करोड़ रुपए है और जो भी टीम थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आती है उनकी रिस्पेक्टिव प्राइज मनी 7 करोड़ रुपए है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल पूल के रेवेन्यू का 50% हिस्सा सीधा बीसीसीआई को जाता है और बाकी बचे 50% को सारी टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सेंट्रल पूल में मीडिया राइट होल्डर्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्स दोनों ही आते हैं। इन दोनों सोर्सेज से अभी तक टीम्स की कितनी कमाई हुई है मैंने उसका एक ब्रेकडाउन स्क्रीन पर दे रखा है, आप उस पर एक नजर डाल सकते हो। आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो कि सेंट्रल पूल रेवेन्यू से ना सिर्फ बीसीसीआई बल्कि हर एक टीम ने मोटे पैसे छापे हैं। इसके बाद आती है टीम स्पॉन्सरशिप। हर टीम की जर्सी पर फ्रंट, बैक, स्लीव, शॉर्ट्स, हेलमेट हर जगह स्पॉन्सर्स के लोगो होते हैं। इसके अलावा डग आउट ब्रांडिंग, प्रैक्टिस किट स्पॉन्सरशिप से भी मोटे पैसे आते हैं। पॉपुलर टीम्स लाइक सीएसके, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हर सीजन 100 से 150 करोड़ रुपए सिर्फ टीम स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं। वहीं थोड़े लेस पॉपुलर टीम्स लाइक दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर भी 70 से 100 करोड़ रुपए हर सीजन में टीम स्पॉन्सरशिप से बनाते हैं। अगर हम 2008 से लेकर अभी तक सभी टीमों की सिर्फ टीम स्पॉन्सरशिप से हुई कमाई की बात करें तो यह आंकड़ा 8,000 से 12,000 करोड़ तक चला जाता है। अब बात करते हैं मर्चेंडाइज सेल्स की। हर आईपीएल टीम अपना मर्चेंडाइज बेचती है जैसे जर्सी, कैप, मोबाइल कवर, बैग, बैंड, बोटल्स एक्सेट्रा। अगेन पॉपुलर आईपीएल टीमें जैसे आरसीबी, मुंबई इंडियंस, सीएसके जहां हर सीजन 10 से 20 करोड़ का मर्चेंडाइज सेल कर लेती है, वहीं बाकी टीमें सिर्फ 5 से 10 करोड़ का मर्चेंडाइज सेल कर पाती हैं। अगर हम 2008 से लेकर अभी तक सिर्फ मर्चेंडाइज के थ्रू सभी टीमों के जनरेटेड रेवेन्यू की बात करें तो ये आंकड़ा भी 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। एट द एंड हम बात करते हैं रेवेन्यू जनरेटेड बाय टिकट सेल्स की। हर आईपीएल मैच में 40,000 से 60,000 दर्शक आते हैं। एक टिकट की कीमत 800 से 10,000 रुपए तक होती है। वहीं वीआईपी बॉक्स का रेट तो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक होता है। अगेन पॉपुलर टीम है जैसे सीएसके, मुंबई इंडियंस, आरसीबी जिनके टिकट्स की कीमत ज्यादा होती है वो हर सीजन में 50 से 70 करोड़ रुपए सिर्फ टिकट सेल से कमाते हैं। बाकी टीमें भी 30 से 50 करोड़ का रेवेन्यू टिकट सेल से जनरेट कर लेती है। अगर हम 2008 से 2025 तक सभी टीमों के टिकट सेल्स के थ्रू जनरेटेड एस्टिमेटेड रेवेन्यू की बात करें तो यह आंकड़ा 5,000 से 7,000 करोड़ के आसपास आएगा। आईपीएल क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी दुकान है। यहाँ हर साल हजारों करोड़ का व्यापार होता है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां आईपीएल के मीडिया राइट्स पे करोड़ों खर्च करती हैं फिर भी मुनाफे में रहती है। अब सवाल यह उठता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां आईपीएल के राइट्स खरीदती हैं वो इतना पैसा लगाकर कमाती कैसे हैं? ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के कमाई के मुख्य जरिए में से एक है एड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेशन। कंपनियां अपने लागत से ज्यादा तो सिर्फ एड्स के थ्रू ही निकाल लेती हैं। चलिए इस खेल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 2008 में जहां एक 10 सेकंड के एड का रेट 2 से 3 लाख रुपए था, वहीं आज के डेट में एक 10 सेकंड के एड का रेट 15 से 16 लाख रुपए है। आईपीएल के एक मैच में 2300 सेकंड्स के एड स्लॉट्स होते हैं। इसका मतलब एक मैच के दौरान 230 से 250 10 सेकंड के एड्स दिखाए जाते हैं। आपने टीम्स को मैच के बीच में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेते देखा होगा। आपको क्या लगता है ये टाइम आउट टीम्स को सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने के लिए दिया जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्ट्रेटेजी टाइम आउट के बीच में वो ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखा सकें, इसलिए इस पार्टिकुलर रूल को इंट्रोड्यूस किया गया है। सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह जैसे बड़े प्लेयर भी पास्ट में इसके अगेंस्ट में विरोध जता चुके हैं। एक मैच में 4 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिए जाते हैं जिनका ड्यूरेशन लगभग 3 मिनट का होता है, मतलब 12 एक्स्ट्रा मिनट्स जो हो गए 720 सेकेंड्स। इस ड्यूरेशन में 72 10 सेकेंड्स के एड चलाए जाते हैं।
अगर हम स्ट्रेचिंग टाइम आउट के बीच चलाए गए एड्स के रेवेन्यू को कैलकुलेट करें तो ये नंबर आता है लगभग 11 करोड़ के आसपास। इस छोटी सी स्ट्रेटजी से ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हर मैच में 11 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है। मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज एड्स के थ्रू आईपीएल के हर सीजन में लगभग कितना कमाती है। चलिए आईपीएल के 2024 के सीजन का एग्जांपल लेते हैं। आईपीएल 2024 में टोटल 74 मैचेस खेले गए। हर मैच में ऑन एन एवरेज 230 to 250 एड स्लॉट्स थे। टीवी पे एक 10 सेकंड के एड का रेट 16 लाख रुपए था। वही ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक जियो सिनेमा पे एक 10 सेकंड के एड का रेट 8 से 9 लाख रुपए था। अब अगर हम पूरे सीजन में चलाए गए एड्स के टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करें तो टीवी प्लेटफॉर्म के लिए ये नंबर आता है लगभग 3000 करोड़ के आसपास। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ये नंबर आता है लगभग 1500 करोड़ के आसपास। ये एक रफ कैलकुलेशन है, नंबर्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इस कैलकुलेशन से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज एड्स के थ्रू कमाते कैसे हैं। ये तो हो गई एड्स के थ्रू कमाई की बात, लेकिन इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी सब्सक्रिप्शन और स्पॉन्सरशिप से भी अच्छे खासे पैसे छापती है। 2008 से 2017 के बीच ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थी। उस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उतने पॉपुलर नहीं थे, इसलिए उन्हें तो सब्सक्रिप्शन का उतना ज्यादा फायदा नहीं मिला। लेकिन 2018 से 2022 के बीच ये राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास थे और उन्होंने सब्सक्रिप्शन से भी मोटे पैसे छापे हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर्स आर एवरीवेयर। ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज भी स्पॉन्सरशिप से अच्छे खासे पैसे कमाती है। स्पॉन्सरशिप में एक कंपनी जैसे ड्रीम 11, टाटा, स्विगी आईपीएल के ब्रॉडकास्टर को एक फिक्स अमाउंट देती है ताकि उनका ब्रांड पूरे सीजन में प्रमोट हो। ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां कुछ स्पॉन्सरशिप स्लॉट्स बेचती हैं जैसे पावर्ड बाय ड्रीम 11, एसोसिएट स्पॉन्सर क्रेट, स्विगी, अपस्टॉक्स, स्ट्रेटजिक टाइम आउट स्पॉन्सर सीएट टायर्स, प्री एंड पोस्ट मैच शो स्पॉन्सर बायजूस। एक बार डील होने के बाद स्पॉन्सर एक फिक्स अमाउंट देता है, भले ही आईपीएल में कितने भी एड्स दिखाए जाएं। आइए एक नजर डालते हैं कि 2008 से अभी तक कौन से ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ने कितना इन्वेस्ट किया और कितना प्रॉफिट कमाया। 2008 से 2017 के बीच ये राइट सोनी के पास थे। उन्होंने इस 10 साल के डील के लिए 8200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सरशिप के थ्रू उन्होंने इन 10 सालों में लगभग 18,000 to 23,000 करोड़ रुपए बनाए। 2018 से 2022 के बीच ये राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास चले गए। उन्होंने इस 5 साल के डील के लिए 16,347 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप और सब्सक्रिप्शन के थ्रू डिज्नी ने इन 5 सालों में 26,000 to 30,000 करोड़ रुपए के आसपास बनाए। तो दोस्तों आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि एक चलता फिरता बिजनेस एम्पायर है, जहां एक एक चौका एक एक छक्का सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि करोड़ों की डील्स में भी गूंजते हैं। जब खिलाड़ी मैदान में पसीना बहा रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में कंपनियां, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स मोटी रकम के सौदे कर रहे होते हैं। एक छक्का लगने पर सिर्फ दर्शक नहीं, ब्रांड की विजिबिलिटी, टीआरपी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आसमान में उड़ जाते हैं। आईपीएल में हर बॉल के पीछे एक बिजनेस लॉजिक है। हर फ्रेंचाइजी एक कंपनी है और हर खिलाड़ी उस कंपनी का चलता फिरता ब्रांड। कोलकाता नाइट राइडर्स हो या लखनऊ सुपर जायंट्स, सबने मैदान के बाहर भी ऐसी स्ट्रेटजी बना रखी है जिससे मैदान के अंदर पैसा बरसता है। बीसीसीआई ने जो मशीन बनाई है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक कैश प्रिंटिंग मशीन है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप, सेंट्रल पूल, लाइसेंसिंग, टिकट सेल्स, भाई आईपीएल का हर एंगल पैसा ही पैसा है। तो दोस्तों जब आपने आईपीएल के बिजनेस मशीनरी की इनसाइड स्टोरी जान ली है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोक दो। ऐसे ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।